नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। दो स्विंग स्टेट्स जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बढ़त बना ली है। जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप को पछाड़ दिया है। बाइडेन 5,500 वोटों की बढ़त ले चुके हैं। जो बाइडेन जॉर्जिया, नेवादा और पेंसिल्वेनिया में आगे चल रहे हैं, यानी कि अब बाइडेन का चुनाव जीतना करीब करीब तय माना जा रहा है। यह खबर आने के बाद डेलावेयर के विलिंगटन शहर में जो बाइडेन के ठिकाने को सीक्रेट सर्विस ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। बाइडेन की बढ़त देखकर ट्रंप टीम कोर्ट पहुंच चुकी है और अब ट्रंप चुनाव का फैसला अदालत से कराने की धमकी दे रहे हैं। यानी वोटों की गिनती के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का फैसला कोर्ट में होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में दुनिया सवाल पूछ रही है कि ट्रंप हार गए और व्हाइट हाउस अगर नहीं छोड़ा तब क्या होगा। Thank you very much. Thank you. Democrat officials never believed they could win डेमोक्रेटिक this पार्टी के नेताओं को पता था कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। मैं ईमानदारी से ये बात मानता हूँ और इसलिए उन्होंने ये डाक से वोट मंगाए और अब इसमें भयंकर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जा रही है। and fraud going on. हमारे राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण रोक रहे हैं। चुनाव जीतने की हड़बड़ी में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी गड़बड़ी कर बैठे। शुक्रवार तड़के करीब 5:30 बजे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए तो उन्होंने अपने देश की चुनावी व्यवस्था को फर्जीवाड़ा कह दिया। Corruption and fraud going on. नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के चैनलों ने अपने प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोक दी। ट्रंप ने जैसे ही चुनाव में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाना शुरू किया, अमेरिका के कई बड़े न्यूज चैनल ने उनका लाइव प्रसारण रोक दिया। चैनलों ने सीधे ट्रंप पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। जिस चुनाव में ट्रंप की हार करीब तय दिखने लगी है, उसे जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्रंप वोटों की गिनती रोकना चाहते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से बहुत पीछे चल रहे हैं। ट्रंप की टीम ने कई मुकदमे दायर कर दिए हैं क्योंकि वो बाइडेन की जीत को कानूनी दांवपेच में फंसाना चाहते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि वो बाइडेन की जीत का ऐलान जितनी देर संभव हो रोक लें। हम चुनाव में पूरी निष्पक्षता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वोटों की गिनती ईमानदारी से हो और ये काम वो लोग करें जो खुद ईमानदार हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और इस तरह से ये देश जीत सकता है और इसी तरह अमेरिका जीत सकता है। और हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, बड़ी आसानी से जीतेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत मुकदमेबाजी होगी क्योंकि हमारे पास बहुत से सबूत हैं। मुझे लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जीत की हड़बड़ी में गड़बड़ी पर गड़बड़ी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बिल्कुल शांत और सहज दिख रहे हैं। बाइडेन न खुद किसी हड़बड़ी में है और न ही वो अपने समर्थकों को सब्र खोने देना चाहते हैं। इसीलिए गुरुवार को ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बाइडेन ने अपनी रनिंग मेट कमला हैरिस के साथ अपने समर्थकों से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखें। इस चुनाव को कोई चुरा नहीं सकता, राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं। In America, the vote is sacred. अमेरिका में वोट बेहद पवित्र होता है क्योंकि इसके जरिए देश की जनता अपनी इच्छा बताती है और अमेरिका में जनता ही देश का राष्ट्रपति अपने वोट के जरिए चुनती है और कोई नहीं। इसीलिए हर वोट की गिनती जरूरी है। इसीलिए आज हम वोटों की गिनती होते देख रहे हैं और ऐसे ही चुनाव का फैसला होना भी चाहिए। कई बार लोकतंत्र में बातें खिंच जाती हैं, ऐसे मौकों पर धैर्य की जरूरत होती है। बाइडेन की जीत लगभग कंफर्म होने के संकेत तब और मजबूत हो गए जब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने जो बाइडेन की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यूएस सीक्रेट सर्विस ने जो बाइडेन की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार रात कुछ बैटल ग्राउंड स्टेट्स के नतीजे क्लियर होने पर बाइडेन एक्सेप्टेंस स्पीच यानी जीत का ऐलान करने वाला भाषण दे सकते हैं। उससे पहले उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। जो बाइडेन इस समय डेलावेयर के विलिंगटन शहर में अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति सरीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यानी बाइडेन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उन्हें बस नतीजों के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। पर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार तड़के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्जीवाड़े का इल्जाम लगाया और कोर्ट में जाने की बात कही,
सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा तो क्या होगा। आमतौर पर परंपरा रही है कि मतदान वाली रात तक हारने वाले अमेरिकी नेता अपने समर्थकों के बीच कंसेशन स्पीच यानी हार स्वीकार करने वाला भाषण देते हैं। इसके बाद वो जीतने वाले अपने विरोधी को फोन करके बधाई देते हैं। अमेरिका में चुनाव नवंबर में होता है तो नए राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। अब क्योंकि नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करीब 2.5 महीने बाद होता है तो इस दौरान हारने वाले राष्ट्रपति नव निर्वाचित राष्ट्रपति की टीम के साथ मिलकर काम करता है ताकि सत्ता का हस्तांतरण सामान्य रूप से हो जाए। लेकिन जो हार स्वीकार कर ले वो डोनाल्ड ट्रंप भी क्या। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप बार बार ये दोहराते रहे कि वो व्हाइट हाउस में ही रहेंगे क्योंकि चुनाव वो ही जीतेंगे। अब वो चुनाव के मामले को अदालत तक ले जाने की बातें कर रहे हैं। विरोधी ही नहीं, उन राज्यों के गवर्नरों को भी धमका रहे हैं जहां उनकी चेतावनी के बावजूद वोटों की गिनती जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद अब अदालत में पहुंच चुका है, यानी न प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिलसिला थम रहा है और न ही ट्रंप की धमकियों का। आपको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं। उनके सामने आज से 20 साल पुरानी साल 2000 की एक मिसाल है। तब भी अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विवादित हो गया था। वर्ष 2000 में ऐसी ही कांटे की टक्कर के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 1 महीने बाद आए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एल्बर्ट गोर से केवल 327 वोट ज्यादा मिले थे और इसी आधार पर वहां के इलेक्टोरल कॉलेज ने बुश को विजेता घोषित किया था। फ्लोरिडा में उस साल टेम्पल वोट का मसला भी उठा था। पहले तो अल गोर ने फ्लोरिडा में हार मान ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने जॉर्ज बुश के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जॉर्ज बुश के हक में सुनाया। साल 2000 के मुकाबले 2020 में एक बात का फर्क है। तब बैलेट पेपर के डिजाइन को लेकर विवाद था, मगर इस बार ट्रंप पोस्टल बैलेट में फर्जीवाड़े का इल्जाम लगा रहे हैं और एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के इन आरोपों में कोई दम नहीं। ट्रंप बस कुर्सी का मुंह नहीं छोड़ पा रहे। कुछ राज्यों में वोटों की गिनती रोकने की ट्रंप की बातें तो खिजाने वाली हैं। वो ऐसे आदेश दे रहे हैं जिन्हें देने का ट्रंप को अधिकार ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका में चुनाव कराना ट्रंप की जिम्मेदारी तो है नहीं। ये देश के 50 राज्यों और वहाँ के अधिकारियों के जिम्मे है। उनके अपने चुनाव अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। ये लोग अपने अपने राज्यों में चुनाव कराते हैं, वही वोटों की गिनती करते हैं और वो लोग वोटों की गिनती जारी रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो वोटों की गिनती रोकने का आदेश दे या अपनी जीत का ऐलान करे। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी का, व्हाइट हाउस का इतना लालच है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नतीजों से पहले जीत डिक्लेयर कर दी, फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया और अब सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। उन्हें लगता है कि जैसे साल 2000 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अल गोर के ज्यादा वोट पाने के बावजूद जॉर्ज बुश को राष्ट्रपति की कुर्सी दे दी, उसी तरह इस बार भी उनके फेवर वाले जज उन्हें व्हाइट हाउस में रहने देंगे। बुश की तरह ट्रंप को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत का भरोसा है, तो उसके कई कारण हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही उम्मीदवार थे। उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के अल गोर उपराष्ट्रपति थे। जब मामला अमेरिका की अदालत में गया तो वहां के 9 जजों में से 6 रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक थे। केवल 3 जज डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे। डेमोक्रेटिक जज वोटों की गिनती जारी रखना चाहते थे, मगर रिपब्लिकन समर्थक 6 जजों ने बहुमत से फ्लोरिडा में वोटों की गिनती रोककर महज कुछ 100 वोटों से जॉर्ज बुश को विजेता घोषित कर दिया था। आज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक बार रिपब्लिकन पार्टी के 6 समर्थक जज हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर केवल 3 जज हैं। हमें लगता है कि इस बार चुनाव को लेकर बहुत मुकदमेबाजी होगी, क्योंकि हम इस तरह अपनी जीत को किसी और को चुराने नहीं दे सकते। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं इस बारे में कई महीनों से आपसे बात कर रहा था। मैंने कई बार पूरी ताकत से पोस्टल बैलेट के विरोध की बात कही थी। मुझे पता था कि चुनाव को बर्बाद कर देंगे। छोटे चुनाव में ही इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, जबकि छोटे मोटे चुनाव में तो ये चुनौती आसानी से संभाली जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक समर्थक जज को तो ट्रंप ने अभी कुछ महीने पहले ही नियुक्त किया है।
उन्हें शायद इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव का विवाद अमेरिका की सर्वोच्च अदालत तक जाएगा और चुनाव से पहले ही ट्रंप ने इसकी मोर्चाबंदी कर ली थी। लेकिन ट्रंप के पास ठोस तर्क है नहीं। अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब राष्ट्रपति चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। राष्ट्रपति के चुनाव में देर हुई, मगर इस बार किसी को अंदाजा ही नहीं कि ट्रंप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नेचर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप ने हारने के बाद भी हार नहीं मानी, परंपरा के मुताबिक नए राष्ट्रपति को ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया, व्हाइट हाउस खाली नहीं किया, तो क्या होगा? वैसे तो अमेरिकी इतिहास का कानून के एक्सपर्ट और राजनीतिक विशेषज्ञ इस संभावना से इनकार करते हैं कि ट्रंप इस हद तक जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है तो भी उसके लिए प्रक्रिया अमेरिकी संविधान में तय है। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद औपचारिक रूप से नए राष्ट्रपति के चुनाव पर मोहर लगा देगी, यानी उससे पहले सभी कानूनी विवादों का निपटारा हो चुका होगा। अमेरिकी संविधान के मुताबिक 20 जनवरी 2021 को पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति को कोई भी शपथ दिला सकता है। शपथ ग्रहण के बाद हर अमेरिकी अधिकारी, सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री केवल नए राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगी और नए राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस पहुंचते ही अधिकारी और सीक्रेट सर्विस जरूरत पड़ने पर पुराने राष्ट्रपति को बाहर करके व्हाइट हाउस को नए राष्ट्रपति के हवाले कर देंगे। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने बाइडेन की सिक्योरिटी बढ़ाकर पहले ही इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो देश के जनादेश का सम्मान करे और नए चुने गए राष्ट्रपति के आदेश का पालन करे। इसीलिए ट्रंप अगर हार के बाद भी व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार करते हैं तो उन्हें बड़ा बेआबरू होकर वहां से जाना होगा। अमेरिका में तो खैर सस्पेंस है, लेकिन पाकिस्तान में कॉमेडी है। अमेरिका के चुनाव को दुनिया फूंक फूंक कर कवर कर रही है, जबकि पाकिस्तान ने चुनावी नतीजों का तमाशा बनाकर रख दिया। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन को किस तरह मजाकिया अंदाज में कवर किया जाता है, इसकी झलक आपको पाकिस्तान में ही दिखाई देगी। चीन हो या अमेरिका, कोई भी नेता आ जाए, पाकिस्तान सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने का एक्सपर्ट बन चुका है। हम जो है ना आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, शायद अमरीकियों से भी ज़्यादा फरा हम दोनों ना एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जो इलेक्शन है ना वो अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया और अब हम कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हम कल प्रिडिक्ट कर रहे थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस वक्त पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। चुनाव अमेरिका में हुआ है, नतीजे अमेरिका के हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान में बिना बात के पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ट्रंप के नाम पर कॉमेडी शोज हो रहे हैं। नाजरीन, छता तो लालो ट्रंक क्योंकि चला गया जे ट्रंप। अब लौट चले, यानी कि अमेरिका का इलेक्शन हुआ और अमेरिका के इलेक्शन में ट्रंप हार गया। ऐसी बुरी शिकस्त हुई है कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त उसके लिए हो गया, क्योंकि वो भी उसी तरह रोने लग गया जिस तरह नवाज शरीफ साहब रो रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। जोर से बोलो, जोर से। ट्रंप हार गया। अमेरिका का बड़ा दंदना रहा था कि जी मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और इंग्लिश में अब कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला है। उसके पीछे बहुत अच्छी बात होगी वो ट्रंप चला गया, सही बंदा भी नहीं था वो, बिल्कुल नहीं। जब से वो आया था दुनिया का पूरी का निजाम खराब हो गया। हाँ जी, अचानक ही आके बाजू कंधे पे रख के बैठ जाता था। सड़क से लेकर टीवी स्टूडियो तक इमरान के मुल्क में हर कोई अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। अमेरिका के नाम पर जमकर नौटंकी हो रही है। ट्रंप बबर शेर एक बारी फिर, ट्रंप बबर शेर एक बारी फिर, ट्रंप बबर शेर एक बारी फिर। एक गल पुत मैं तेनू दस छड्डां, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, जितना ट्रंपू नहीं है पूरे अमरीका च लला लला होई पई आ। ये तेरी गलत फहमी है, तू जितया तो मैं थौन लवा देगा। थौन लवा देगा तो फिर टाई गोडे ते बने करेगा। ये सारी तेरी पर्सनैलिटी च एक टाई ते चंगी चीज है।
रही बात अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की, तो पूछिए मत अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। दुनिया को भले ही अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ठहरे। उन्होंने अपना विनर भी चुन लिया है और कैमरे पर उस विजेता की जय जयकार भी करने लगे हैं। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों ने भी अमेरिका के सदारती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी जो बाइडन की कामयाबी के इम्कानात पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान एक खुशी की लहर पाई जाती है और वो नए आने वाले जो नताइज हैं इनसे बड़े खुश हैं। और उसकी वजह यह है कि इनका कहना यह है कि हारमोनी भी होगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों की बड़ी वाज़ेह अक्सरियत ने जोसेफ बाइडन को वोट दिया था। हमारी कम्युनिटी के लिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इवन मुस्लिम जो रहते हैं यहाँ पे अमेरिका में, उनके लिए ये बहुत एक अच्छी खबर है। हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह की सूरत हाल जा रही है उसमें जो बाइडन साहब जो हैं वो सबकत ले जाएंगे। इनका सदर बनना एशियन कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और दूसरी जो मिनॉरिटीज इस मुल्क में रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बाहर लोग बड़ी खुशी से लोगों में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हमने खुद लोगों के सामने मिठाइयाँ बांटी हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखकर, उनकी बातें सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा मानो ये चुनाव अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तानियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति में अपने मुल्क का प्रधानमंत्री देखना शुरू कर दिया है। दावे बड़े हो रहे हैं, बाइडन बड़ी लीड से जीत रहे हैं और बाइडन के मानने वाले, चाहने वाले इस सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे साथ दो बहुत अहम पाकिस्तानी अमेरिकन्स मौजूद हैं और उनका दावा है कि बाइडन बस अनाउंसमेंट बाकी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर गुमन साहब, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है जनाब। आई थिंक अब सिर्फ इस जगह के ऊपर 23 जनवरी को प्रेसिडेंट बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमाला की इनॉग्रेशन ही बाकी रह गई है। बाकी तो नफरत के जो इबार हमें देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, वो इट्स ऑब्वियस। ऑलरेडी 95 मिलियन वोट्स हैव बीन कास्ट एंड मोस्ट ऑफ द अर्ली वोट्स जो उनसे हैं दे आर ऑल बाइडन वोट्स। बहुत सारे पाकिस्तानी बाइडन बाइडन बाइडन, क्यों आखिर इतने ज्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन बाइडन की तरफ है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी तो है लेकिन वो मुसलमान भी है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी आखिर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? उन्हें जो बाइडन में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि वो बाहें फैलाकर बाइडन को गले लगाना चाहते हैं? कौन बनेगा अमेरिकी सदर, ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर भी नताइज को बड़े गौर से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी इंतखाबात को लेकर खासी अहमियत दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, अमेरिका का नया सदर कौन होगा? फतेह के लिए 538 के इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो दरकार हैं और इस वक्त के नताइज के मुताबिक जो बाइडन को वाज़ेह बरतरी हासिल है। बाइडन इस वक्त डेमोक्रेटिक इस वक्त आगे हैं ट्रंप से। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, दुनिया के सारे देश अपने नफा नुकसान के हिसाब से ट्रंप या बाइडेन की जीत देखना चाहते हैं और पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में से एक मुल्क है। इमरान खान को जिनपिंग की गुलामी तो पहले से ही पसंद थी, अब वो बाइडेन के भरोसे बैठे हैं ताकि जी हजूरी करने का मौका भी मिल जाए और ट्रंप से छुटकारा भी मिल जाए। ट्रंप से पाकिस्तान की नफरत की वजह हम आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुन लीजिए जो इस्लामाबाद से वॉशिंगटन डीसी तक दूसरों को ही बधाइयां देते जा रहे हैं और लगे हाथों विनर भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये बात तकरीबन वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका के नए सदर जो हैं वो जो बाइडन होंगे। उनकी इस खित्ते के लिए पॉलिसीज क्या होंगी, पाकिस्तान और भारत में से उनका झुकाव किसकी जानिब होगा और क्या जो बाइडन चीन के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला पाएंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुबारक हो आपको। अच्छा सर, आपको भी मुबारकबाद दे दें। वर यू सपोर्टिंग जो बाइडन? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। नहीं तो आप हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, इसका मतलब है आप कह रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। आप बहुत खुश हो रहे थे, परसों से मैं देख रहा था। अच्छा, वैसे खुशी जो है तो बाद में पता चलेगी कि हमें खुश होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन जिस चीज पे इम्तियाज गुल साहब का तज़िया बड़ा पर्टिनेंट होगा कि क्या हमें खुश होना चाहिए या हम गलत तो कहीं खुश नहीं हो रहे बाइडन के लिए। आज मैंने मुस्कुराहट देखी है एशियन कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, चाइनीज कम्युनिटी के अंदर, इवन ये है कि यहूदी भी स्माइलिंग में कि बाइडन आ रहा है। कुछ लोग जो कि पल्स जानते हैं इलेक्शन की, वो कहते हैं कि बाइडन 100 की लीड से जीतेंगे। टोटल रिजल्ट आने के बाद 100 की लीड से देखेंगे।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ पाकिस्तानी तो अभी से ख्याली पुलाव पकाने लगे हैं कि बाइडेन के आने से कितने पाकिस्तानियों को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिलेगी। हाँ, वो बात दूसरी है कि यहाँ भारत का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं कि जो बाइडेन अपनी विनिंग स्पीच तैयार कर चुके हैं। इंडिया की लॉबी अपर है और पाकिस्तान के साथ क्या होगा, जिस तरह बाइडेन बैलेंस करके चल रहे हैं। आप तो ये बात हो रही है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इस एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन पोजीशंस पे फैसल साहब, पाकिस्तानी बाइडेन के लिए खुश तो बहुत हो रहे हैं, मगर उन्हें भी मालूम है कि ये खुशी चंद घंटों की मेहमान है, क्योंकि व्हाइट हाउस में चाहे किसी की भी एंट्री हो, पाकिस्तान के लिए दरवाजे काफी पहले से ही बंद हो रखे हैं। यानी जितने भी पाकिस्तानी इतना उछल रहे हैं, उन्हें जोर का झटका लगना तय है, फिर चाहे उन्होंने बाइडेन को ही वोट क्यों ना डाला हो। किसको वोट दिया आपने, बाइडेन और ट्रम्प? मैंने तो बाइडेन को ही दिया। आई डिड माय अर्ली वोट because we are hoping for the change. मिर्जा साहब, आपने किसको वोट दिया? सर, मैं कहूँगा वो जीतेगा जिसको हम चाहेंगे, और हम चाहते हैं बाइडेन। ये तो बड़ा अजीब सा है। आज मैं बहुत हैरान हूँ कि जो ये न्यूयॉर्क के अंदर जो पाकिस्तानी मिल रहा है, वो डॉक्टर हो, वो वकील हो, वो अपना से ताल्लुक़ रखते हो, वो यूथ के हो, वो ख़वातीन में बच्चों को देखने वाली सिस्टम, सब बाइडेन को वोट देंगे। तो फिर पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है कि ट्रंप को जीत ना मिले, क्योंकि उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। ट्रंप सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर कई बार पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट को लगता है कि बाइडेन आए तो इमरान की मदद करेंगे, इसीलिए बाइडेन की इतनी तारीफ हो रही है। आपको पता है कि यहाँ पर जो उनसे वो विस्की ड्रिंकिंग, सिगार स्मोकिंग गोरे हैं ना, जब वो कहना शुरू कर देना कि ट्रंप हार गया है, इसका मतलब है हार गया। आप दोनों वैसे कई पाकिस्तानियों को लगे हाथों में इस बात का डर भी सता रहा है कि ट्रंप जीते या बाइडेन, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला हर देश अमेरिका के रडार पर होगा। बड़ी टू द पॉइंट बात है कि अगर जो बाइडेन आ जाते हैं, जो कि हमें अब नजर भी आ रहा है कि वो आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए किस कदर खतरनाक हो सकते हैं। कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक फायदेमंद था, जो बाइडेन पाकिस्तान के लिए कितने खतरनाक फायदेमंद होंगे। ये कहता हूं कि इनसे आप इतनी ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि पाकिस्तान को ये सर पे बिठा लेंगे, पाकिस्तान लीडर बन जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। नहीं, ट्रंप और बाइडेन दोनों पाकिस्तान और दक्षिण एशिया को लेकर एक ही विचार रखते हैं। ऐसे में आतंकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं, फिर चाहे वो कितने भी ढोल नगाड़े बजा लें। आज जो है ना, वो ये चीज साबित हो गई कि वो जो बंदा व्हाइट हाउस में बैठा था ना, वो अमेरिकी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। तो ट्रंप ने तकरीर की, मुझे ऐसा लगा जैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो खड़े और नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा वही सेम स्क्रिप्ट, पाकिस्तान वाला स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा नतायज हमारे हक में आ रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि नतायज आना बंद हो गए। और मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ना हो कि पाकिस्तान की तरह जो है वो ट्रंप भी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे दें। पाकिस्तान में आपको याद है सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे उन्होंने शलवारें सूखने के लिए डाल दी थी, तो ये ना हो ट्रंप भी अपनी वो जो है वो पैंट जो है वो उन्हें सुखाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर डाल दे। 11 घंटे के बाद बिहार में आखिरी फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी और दिल्ली से लेकर पटना तक सारे पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि उन्होंने पिछले 30 साल में इतने कांटे की टक्कर कभी नहीं देखी। इसकी वजह है जाति और धर्म। बिहार में इस इक्वेशन को समझने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं। सबका एक ही सवाल है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कल शाम वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे, कुछ कंफ्यूजन दूर होगी। उससे पहले बिहार का पूरा समीकरण आप समझिए। कौन जीतेगा बिहार, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? बस एक राउंड बाकी है। 78 सीटों पर कल वोटिंग है। क्या बिहार चुनाव में जाति का जोड़ टूटेगा या एक बार फिर कास्ट वाला कैलकुलेटर ही चलेगा? सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी, इन 3 क्षेत्रों में मतदान बाकी है। सीमांचल की सीटें मुस्लिम बहुल हैं, कोसी क्षेत्र यादव बहुल है, तो मिथिलांचल पर ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है।
क्या सारे यादव और मुसलमान वोट महागठबंधन को मिलेंगे? क्या सारे ब्राह्मण वोट एनडीए गठबंधन के खाते में जाएंगे? क्या कुर्मी कुशवाहा वोट पर नीतीश की पकड़ बरकरार है? या बिहार चुनाव में इस बार नया समीकरण बनने वाला है? नीतीश कुमार ने जो सेकुलर के नाम पे आरजेडी के साथ महागठबंधन करके जो पिछले बार जो उन्होंने जीता था और वो जा करके बीजेपी के गोद में बैठ गए, तो इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इस बार भला तो होना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अभी जो लहर है वो गठबंधन महागठबंधन का लहर है, समझिए, जिसमें जो है वो महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम के लिए परफेक्ट है, मेरे भी चाहता है, सबके भी चाहता है। नीतीश कुमार अगर अलायंस जब टूटा था उनका आरजेडी जनता दल से, वो इलेक्शन भंग करके अगर इलेक्शन में आते तो 100% सीमांचल का वोट उनको जाता, लेकिन फिर वही काम किया कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। बिहार चुनाव के बारे में एक लाइन बड़ी कॉमन है, काम न पूछो नेता की, पूछ लीजिए कास्ट। भारत में कहीं भी चुनाव हो, जाति का अपना रोल होता है, लेकिन बिहार में चुनाव हो तो जाति का रोल ही सबसे ज्यादा होता है। चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद बिहार के सभी नेता बैठकर कास्ट वाला कैलकुलेटर ही चला रहे हैं। क्या कहता है बिहार का कास्ट कैलकुलेटर, हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप भी कागज कलम निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले बात बिहार के MY समीकरण की, जो लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। बिहार की 143 सीटों पर यादव वोटर 10% से ज्यादा है। 113 सीटों पर मुस्लिम वोटर का वोट शेयर कम से कम 10% है। इनमें से आधी से ज्यादा सीटें कॉमन है। नंबर में बात करें तो बिहार की करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुस्लिम डिसाइडिंग रोल में हैं। यानी MY चला तो 80 सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक स्वर्ण वोटरों का है। स्वर्ण वोटर माने ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, जो बहुत पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं। वैसे तो स्वर्ण वोट बिहार में 17% ही है, लेकिन कई सीटों पर उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है और वही जीत और हार तय करते हैं। मिथिला में ब्राह्मण, भोजपुर और मगध में भूमिहार राजपूत का दबदबा है। ब्राह्मण 53 सीटों पर असर रखते हैं, इनमें से ज्यादातर सीटें मिथिलांचल में हैं। राजपूत 58 सीटों पर बड़ा वोट बैंक है और भूमिहार 39 सीटों पर दबदबा रखते हैं। ये तीनों जातियां एक साथ वोट करें तो करीब 60 सीटों पर जीत हार डिसाइड कर सकते हैं। बदलाव नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? क्या अच्छा है इनमें? वो बहुत काम किया है, बिजली दिया है, रोड दिया है, बहुत कुछ काम किया है, राशन पानी दिया है। मौजूदा सरकार या सरकार में बदलाव? मौजूदा सरकार चाहिए, सरकार बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव नहीं? जी नहीं, बदलाव। क्यों ऐसा? ऐसा कि अच्छा काम हुआ नीतीश कुमार के राज में। मौजूदा सरकार। क्यों ऐसा? दोनों की संपत्ति में बहुत अंतर है। मुद्दा आपके दिमाग में क्या रहेगा? बेरोजगारी का मुद्दा होता है, रोजगार का मुद्दा होता है, माइग्रेशन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। कौन सा मुद्दा आपको अपील करता है जिसको लेके आप जाएंगे वोट देने? कानून व्यवस्था ठीक है। बिहार का तीसरा बड़ा वोट बैंक लव कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा जातियों का है। ये दोनों जातियां ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग में आती हैं, लेकिन यादव वोटरों के साथ वोट करने से परहेज करती हैं। 1995 के चुनाव में जब से लालू और नीतीश के रास्ते अलग हुए, तभी से कुर्मी और कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करके दलित और महादलित जातियों को भी अपने साथ रखा है। कुशवाहा 40 सीटों पर प्रभाव, कुर्मी 21 सीटों पर प्रभाव, दलित 28 सीटों पर प्रभाव, महादलित 26 सीटों पर प्रभाव। अगर इन चारों जातियों ने एक साथ मिलकर वोट किए तो कम से कम 35 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा। बिहार में जातियों का एक और ब्लॉक है जिसे अति पिछड़ी जातियां या ईबीसी कहते हैं। इनमें 26% के करीब वोटर हैं। ईबीसी जातियों में लोहार, कहार, सुनार, कुम्हार, ततवा, बढ़ई, केवट, मल्हा, धानुक, माली, नोनी आदि जातियां आती हैं। ये परंपरागत तौर पर एनडीए के वोटर हैं। सर क्या चाह रहे हैं इस बार? पासा पलटना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं आखिरी चुनाव है, इस बात का प्रभाव आप लोगों को? कुछ नहीं, इस बार मतलब बदलना चाहिए एकदम। तो बदलना चाहिए। आपका क्या नाम है?
पिंकी कुमारी। हम लोग तो नीतीश को देंगे। नीतीश को वोट देंगे। खुश है उनके काम से? रंजीत दास। रंजीत जी, ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है उससे खुश हैं या चाह रहे हैं बदलना चाह रहे हैं? नहीं, कोई बदलना नहीं चाहते। कोई बदलना नहीं। बात है बाढ़ की। बाढ़ तो जब से हम पैदा लिए तब से बाढ़ आ ही रहा है। लालू प्रसाद का था फिर भी बाढ़ आता था, नीतीश कुमार का है फिर भी आ रहा है। जो है वो तो है, वो चलेगा। कोई भी सरकार बदल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। जी, मोहम्मद नजरे आलम मेरा नाम हुआ। हम लोग तो लालू सरकार को ही देते आ रहे हैं शुरू से, अभी भी लालू सरकार को ही देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, उनकी बात पे भरोसा है? भरोसा है, वो जीतने के बाद उनसे सवाल किया जाएगा इस बात पर भी। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने केवट और मल्लाह जातियों में अपनी पैठ बढ़ाई है। वीआईपी का गठबंधन एनडीए के साथ है। जाति के आधार पर ही बिहार में क्षेत्र बटे हैं। जाति के अनुसार ही नारे बनते हैं। नेता अपना भाषण भी जाति को ध्यान में रख कर देते हैं। पार्टियां किसको टिकट देती हैं उसमें भी यही कास्ट कैलकुलेशन काम करता है। आरजेडी ने MY समीकरण को ध्यान में रखकर 144 में से आधे से ज्यादा यानी 75 टिकट यादव और मुस्लिम कैंडिडेट को दिए। यादव उम्मीदवारों को 58 और मुसलमानों को 17 टिकट। जात पात धर्म की राजनीति, नफरत फैलाने की राजनीति बहुत हो गई। अब जो होनी चाहिए, बिहार के उत्थान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। लगातार लोगों का जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद और जो जन सैलाब हमारे रैलियों में देखने को मिला, साफ तौर पे ये दर्शाता है कि बिहार के लोग मौजूदा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार से ऊब चुके हैं। मुंबई के मलाड में एक लकड़ी के गोडाउन में भीषण आग लगी है। पूरी तस्वीरें एक ब्रेक के बाद।